हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। इन दिस वीडियो वी आर रिज्यूमिंग योर कैपिटल गेन चैप्टर। आज जो है हम काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, स्पेशली ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र। तो उसमें जो चीज़ें रह गई है उसे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो म्यूचुअल फंड वाला कॉन्सेप्ट है ये आपके कोर्स से हट चुका है। नई वाली बुक में मुझे मिला नहीं, उसमें ये रिमूव कर दिया था, फिर भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। कल को कुछ आ गया या ज्ञान बांटने के लिए पता होना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो आज जो है हम ये पूरा का पूरा जो है ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से जो है आपका कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका मेथड ऑलरेडी बता दिया, पर उसमें जो चीज़ें हैं थोड़ी सी कम ज़्यादा चीज़ें हैं वो सब हम लोग जो है यहाँ डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एंड लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? सुना है क्या? इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा, इन सब में इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आपको आज जो है म्यूचुअल फंड का जो है मीनिंग समझाएंगे। देखिए, एक तो होता है कि आप कंपनी के शेयर्स डायरेक्टली लेते हैं, पर मान लेते हैं कि आपने एक कंपनी के शेयर्स लिए। लेट्स से आपने लिए एल एन टी एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन करती है, उसके आपने शेयर्स ले लिए और शेयर्स जो है 1400 रुपीज़ का प्राइस चल रहा था एक शेयर का। हुआ क्या मेरे दोस्तों, आपने जो है 100 शेयर्स लिए और आपने 1.4 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए। हुआ यूं कि ये शेयर जो है 140 का बन गया, गिरते 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 140 का रह गया, तो आपके 1.4 लाख जो है सिर्फ 14,000 के रह गए। मान लेते हैं एल के साथ आपने 2-3 शेयर्स और परचेज करे होंगे, आपके पास 3-4 लाख का कॉर्पस था, आपने इन्वेस्ट कर दिया। आपने कहा बैंक में रखने से बेटर है शेयर मार्केट में लगाते हैं, पैसे बढ़ जाएंगे। अगर कल को वो गिर गए, 50% गिर गए, 40% गिर गए, तो आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। हो सकता है कि कोई दूसरे शेयर बढ़े भी हों, बट क्योंकि आपने ये शेयर्स लिए थे और वो शेयर्स बाई चांस नहीं चले तो आपकी तो सारी इन्वेस्टमेंट गिर गई। देयरफॉर अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली शेयर मार्केट में ना लगाकर आप म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का मैकेनिज्म थोड़ा सा जो है डिफरेंट होता है। पहले आप 1, 2, 3, 4 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब आप क्या करेंगे, आप एक म्यूचुअल फंड की एक स्कीम में पैसा लगाएंगे, म्यूचुअल फंड की एक स्कीम के एक प्लान में पैसा लगाएंगे। ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये तो एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं बोलता हूँ शेयर्स, मैंने बोला शेयर्स, शेयर में पैसा लगाओ। अरे भाई कौन से शेयर में पैसा लगाना है, कौन सी कंपनी के शेयर में लगाना है। वैसे ही म्यूचुअल फंड बोलते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, तो भैया कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम में है, कौन से प्लान में इन्वेस्ट करना है। तो वैसे कई सारे प्लान होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसमें एक प्लान है जो कि है इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, एक है इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, उसमें जो है एक ग्रोथ प्लान है। मतलब अगर आप इस प्लान में पैसा लगाएंगे तो आपके फंड्स को ग्रो करने की जो आपके फंड्स का ऑब्जेक्टिव होगा, इसे ग्रो किया जाए रेदर देन की डिविडेंड पे आउट, रेदर देन अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। तो उससे क्या होगा कि जो म्यूचुअल फंड का पैसा इस पर्टिकुलर स्कीम में लगेगा, इस प्लान में लगेगा, ये उन पैसों को उन शेयर्स में लगाएंगे। अपनी रिसर्च करने के बाद इनके फंड मैनेजर्स होते हैं वो रिसर्च करेंगे और उन शेयर्स में लगाएंगे जिन शेयर में ग्रोथ की संभावनाएं हैं। तो यहाँ एक तो आपको रिसर्च करने का टाइम बच गया क्योंकि फंड मैनेजर सब कुछ करेगा। दूसरा, ये बहुत सारी कंपनीज में पैसा लगाएंगे, यानी कि आपसे 100 रुपये लिए, किसी और से 200 रुपये लिए, ऐसे लाख लोगों से 200-300 रुपये ले लिए। तो अगर 1 लाख लोग 200-300 रुपये देंगे तो करीब 2 या 3 करोड़ नहीं हो गए। ऐसे कर कर मान लेते हैं कि भैया कोई 1000 दे रहे हैं तो 20 करोड़ हो गए, 20 करोड़ हो गए। अगर 1000 रुपये दे रहे हैं और 10,000 रुपये लगा रहे हैं तो 200 करोड़ 300 करोड़ हो गए। तो 200 करोड़ 300 करोड़ के इनके फंड बनते कि भैया पूरे साल में बंदे 10,000 रुपये तो इन्वेस्ट करेंगे ही। और कितने लोगों ने किया, लाख लोगों ने कर लिया, लाख 2 लाख ने कर लिया, तो 200 करोड़ का फंड बनता है इनका। उन फंड से जब इकट्ठे पैसे आ जाएंगे, उस फंड को जो है पर्टिकुलर इस प्लान में जो पैसा आएगा वो इसी प्लान के हिसाब से लगेगा, उन शेयर्स में, उन स्टॉक्स में जिसमें ग्रोथ की संभावनाएं हैं। बदले में ये आपको अपने यूनिट्स दे देंगे। डेफिनेटली जैसे शेयर में इन्वेस्ट करने का, जैसे एक शेयर में इन्वेस्ट करने का 1400 रुपये प्राइस था एल का, दूसरा शेयर कोई 1000 का हो सकता है, उस पर 1000 रुपये मिनिमम एक शेयर लेना पड़ेगा। वैसे इसके भी यूनिट का मिनिमम प्राइस कुछ तो होगा, 50 रुपये की एक यूनिट, 100 रुपये की एक यूनिट की, इतना तो मिनिमम करना पड़ेगा। जब आप ये इन्वेस्ट करेंगे तो आपका वो एक पर्टिकुलर जो यूनिट ये इशू करेंगे, उस 50 रुपये में वो हर कंपनी में थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपका है।
ऐसा माना जाएगा कि 50 रुपये जो है, मान लेते हैं कि इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया कि 10% एक स्टॉक में डाला, 20% एक में, 50% एक में, ऐसे डाला, तो आपके 50 रुपये उसी परसेंटेज में इन्वेस्ट हो जाएंगे, जिससे कि आपका रिस्क कम हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ये फाइनल का कॉन्सेप्ट है, बीकॉम में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आता है। आपका रिस्क मिटिगेट हो जाएगा, और आप अगर ये सब का टोटल कुछ मान लेते हैं कि ये कम भी हो गया और ये बढ़ गया, तो कम और बढ़ा हुआ जो है आपस में कंपनसेट कर कर आपको जो है ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा जो पहले उठाना पड़ रहा था। ये म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट होता है। अब म्यूचुअल फंड जो है वो एक ट्रस्ट होती है, उस पर भरोसा करना पड़ता है क्योंकि आपके पैसे लगे होते हैं, और बदले में वो आपको यूनिट्स देते हैं। फंड्स मैनेजर होते हैं, मैंने आपको समझाया, ये भी मैंने आपको बता दिया। जो फंड्स यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं वो वैसे ही इन्वेस्ट होते हैं जैसे शेयर होल्डर करते हैं किसी कंपनी में। कुछ म्यूचुअल फंड के नाम मैं आपको बताता हूँ, आदित्य बिरला, डीएसपी ब्लैक रॉक, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, एलएनटी म्यूचुअल फंड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, और इन म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, आदित्य बिरला जो म्यूचुअल फंड है उसकी 2 स्कीम यहाँ मैंने बताई है। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लोटिंग रेट लॉन्ग टर्म फंड, या आदित्य बिरला लाइफ सन लाइफ फ्लोटिंग रेट लॉन्ग टर्म फंड, डिविडेंड वीकली, डिविडेंड डेली, कि भाई डिविडेंड का पे आउट आपको डेली बेसिस पे चाहिए, वीकली बेसिस पे चाहिए। अब ये होता होगा उनका क्या मैकेनिज्म वर्कआउट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं रोज ही डिविडेंड मिलेगा, कंपनी डिक्लेयर करेगी तब तो मिलेगा, बट ठीक है, ये अलग अलग स्कीम बनी होती है। हर स्कीम का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया आप बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मिड कैप में करना चाहते हैं जिनकी मार्केट कैप थोड़ी कम है, ये बिल्कुल ही स्मॉल कंपनीज में करना चाहते हैं, इक्विटीज़ में सारा पैसा डालना चाहते हैं, इक्विटी में या डिवेंचर्स बॉन्ड्स में भी थोड़ा पैसा रखना चाहते हैं, या दोनों का मिक्सचर रखना चाहते हैं, वो सब आपको तय करना पड़ता है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड का तो ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, पैसा कलेक्ट करो और एक स्कीम बनाओ बढ़िया सी मस्त, कि भैया देखो आपका सारा पैसा एक जगह नहीं जाएगा, इधर जाएगा, इसमें रिस्क ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें ग्रोथ की संभावना ज़्यादा है, इसमें कम है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पैसा वहाँ डाल सकते हैं। तो शेयर मार्केट से आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी डेफिनेटली इसको रेगुलेट करता है। सेबी सजेस्टेड मर्जिंग वेरियस स्कीम्स ऑफ सिमिलर नेचर। हाँ, हालांकि बीच में क्या हुआ कि बहुत सारी स्कीमें खुल गई कस्टमर्स को लुभाने के लिए, और बाद में सेबी ने कहा कि यार काफ़ी सारी स्कीम है, इसको मर्ज कर लो, कंसोलिडेट कर लो। तो जब ये कंसोलिडेट हुई तो कहीं ना कहीं जो है ट्रांसफ़र हो गया कि एक यूनिट होल्डर के पास एक स्कीम थी, एक यूनिट होल्डर के पास, मिस्टर ए के पास एक स्कीम थी, मिस्टर बी के पास दूसरी स्कीम थी, मिस्टर सी के पास तीसरी स्कीम थी। जब सेबी ने कहा कि ये सिमिलर स्कीम्स हैं, आप क्यों ना इन्हें मर्ज कर दें, तो भैया हो सकता है कि मिस्टर ए वाली की स्कीम और सी वाली की स्कीम, मिस्टर ए और सी की स्कीम इस वाली स्कीम में मर्ज हो रही हो। तो जब ये ट्रांसफ़र नहीं हो गया, ये आपने अपना जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हो गया आपका अधिकार इस पर, जब ये इसके साथ मर्ज हो जाएगी, तो ये ट्रांसफ़र तो है बट इसको कैपिटल गेन में ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। बदले में आपको डेफिनेटली नई वाली स्कीम के यूनिट्स मिल जाएंगे, शेयर्स की जगह यूनिट्स मिल जाएंगे। अच्छा, हर स्कीम में जो है कुछ प्लान्स भी होते हैं कि आप ग्रोथ चाहते हैं या डिविडेंड चाहते हैं। ग्रोथ में क्या होता है कि जो रिटर्न आपका आएगा वो उसी में री इन्वेस्ट हो जाएगा, और डिविडेंड प्लान में आपको रिटर्न पे आउट मिल जाएगा, निकल जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट्स बाय यूनिट होल्डर, तो जब ये मर्जर होता है, 2 स्कीम का मर्जर होता है सेबी के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो कंसोलिडेटिंग, जो स्कीम मर्ज हो रही है किसी दूसरे में, उसके जिसके पास व्यक्ति के पास म्यूचुअल फंड होंगे, उस बेचारे को तो कंसिडरेशन कुछ मिलेगा, उस बेचारे को जो है नई स्कीम में जो है यूनिट्स मिलेंगे। कंसोलिडेटेड स्कीम मीन्स, कंसोलिडेटेड स्कीम का मतलब नई वाली स्कीम, कंसोलिडेटिंग स्कीम जो मर्ज हो रही है। अमालगामेटिंग कंपनी, अमालगामेटेड कंपनी नई वाली कंपनी, अमालगामेटिंग कंपनी जो मर्ज हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि हर स्कीम के जो है प्लान्स होते हैं, ग्रोथ प्लान और डिविडेंड प्लान। दूसरा भी हो सकता है, डिविडेंड तो अगर इक्विटी में कर रहे हो तो डिविडेंड, अदरवाइज इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट पे आउट आएगा, और ग्रोथ में वो री इन्वेस्ट हो जाता है। तो कई बार प्लान आपस में मर्ज होते हैं, कई बार स्कीम आपस में मर्ज होती है। दोनों केस में चीज़ तो सेम ही हो रही है ना, दोनों केस में चीज़ तो सेम हो रही है ना, आपको पुरानी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के बदले नए मिल रहे हैं। तो ये शायद अब हट चुका है कॉन्सेप्ट आपके कोर्स से, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इस केस में भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा।
जैसे अमेलगमेशन के केस में कुछ हो रहा था, उसी प्रकार की प्रक्रिया यहाँ भी होती है। ये कोर्स से हट गया है, मुझे दिखा नहीं, नए वाले स्टडी मटेरियल में दिखा नहीं, ऑनलाइन अभी आया नहीं है। अब जो है आगे बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ सम स्पेसिफाइड एसेट्स टू द गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, नेशनल म्यूजियम, आर्ट गैलरी और इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नहीं, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये यहाँ पे करेक्शन कर लेना, एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यानी देखिए यार, गवर्नमेंट जो है, यूनिवर्सिटीज़ जो है, नेशनल म्यूजियम जो है, आपके पास घर में आपने नीचे खुदाई करी, खुदाई कर एक इतना पुराना 1400 सेंचुरी का कोई स्कल्पचर निकल गया, कोई चीज़ निकल गई, तो वो अल्टीमेटली तो एक नेशनल ट्रेजर है एक तरह से। आप चाहें तो ना दें, अगर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी पुश्तैनी घर की है प्रॉपर्टी और उसमें मिला है तो आप रख सकते हैं, डेफिनेटली आपका हक है। गवर्नमेंट पता नहीं कंपलसरी एक बार करेगी नहीं करेगी, आई डोंट नो, बट अगर आप ही के पास है, कोई जानता नहीं है, तो आप उसको रख सकते हैं। बट यदि आप उसे देते भी हैं, आप उसे नेशनल म्यूजियम में कंट्रीब्यूट करने के लिए देते हैं, बदले में आप पैसे भी लेते हैं, तो उस केस में जो है ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। कोई ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल आइटम, साइंटिफिक है, आर्ट कलेक्शन है, एनी वर्क ऑफ आर्ट है, कोई बुक है, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है, पुरानी लिपि है, लिपि देवनागरी लिपि, ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझे, फोटोग्राफ है, प्रिंट है, तो ये पुरानी चीज़ें होती है, पुराने टाइम की होती है। मैंने नेशनल ट्रेजर मूवी देखी थी, आप ज़रूर देखिए नेशनल ट्रेजर 1 और 2, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ों की बात कर रहा हूँ। फर्दर अगर यही चीज़ें आप, महंगी वाली चीज़ें, किसी प्राइवेट इंसान को बेचें, तब तो ट्रांसफ़र है। ये गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटीज़ को, नेशनल म्यूजियम को दें, आर्ट गैलरी को दें, तो ट्रांसफ़र नहीं है, समझे आप, क्योंकि यहाँ भलाई का काम कर रहे हैं। आखिरी पॉइंट है मेरे दोस्तों, लास्ट पॉइंट है जो ट्रांसफ़र नहीं होती है चीज़, वो है कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स मॉर्टगेज। ये रिवर्स मॉर्टगेज का जो है मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। रिवर्स मॉर्टगेज से पहले आपको समझना पड़ेगा मॉर्टगेज क्या होती है। मॉर्टगेज का मतलब है किसी हाउस प्रॉपर्टी को, एक तरह से इमोल प्रॉपर्टी के लिए यूज़ हो रहा है वर्ड, हाउस प्रॉपर्टी को या लैंड को, मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, उसे गिरवी रख देना। बैंक से लोन लेते टाइम अगर आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी गिरवी रख दें तो उसे बोलते हैं आपने इसे मॉर्टगेज कर दी है। ये इंग्लिश इसकी टर्मिनोलॉजी होती है। रिवर्स मॉर्टगेज का मतलब क्या है कि जहां पर हम इस मॉर्टगेज को रिवर्स कर पाएं, रिवर्स करने का ऑप्शन हो, उसे रिवर्स मॉर्टगेज बोलते हैं। सर ये स्कीम किन के लिए निकाली गई है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो अपना जमा पूंजी करते हैं, घर बनाते हैं, कुछ पैसे भी इकट्ठे करते हैं, बट अल्टीमेटली इनका मेजर जो पैसा है वो एक घर बनाने में निकल ही जाता है, अपने सपनों का घर बनाने में निकल जाता है। लोन लेकर घर बनाया, फिर लोन को चुका दिया, अब उनके पास घर है, कुछ पैसे भी हैं और घर इन्हीं के नाम है। अपने बच्चों पर भी काफ़ी खर्चा करते हैं, बट जब बुढ़ापा आता है तो कई बार जो बच्चे हैं वो इन्हें छोड़ के चले जाते हैं। आने वाले टाइम में ज़्यादा लोग छोड़कर जाएंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी जिएंगे। ठीक है सर, तो इनके पास जो है खाने खर्चे के पैसे नहीं होते, तो इन्होंने कहा कि भैया देखो आपकी जितनी भी अब लाइफ बची हुई है उस लाइफ में आपके पास सिर्फ घर है और पैसे नहीं है, तो एक काम करो, घर जो है आप बैंक को मॉर्टगेज कर दो। बैंक जो है उसे मॉर्टगेज कर दो और बैंक आपको जो है लोन देगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट, लमसम पेमेंट, जैसा भी आपको अरेंजमेंट करना है, बैंक आपको पेमेंट करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा। डेफिनेटली जो आपकी घर की वैल्यू है उसका एक सर्टेन परसेंटेज तक ही बैंक आपको पेमेंट करेगा। उस हिसाब से देखा गया ना, सीनियर सिटीजन के लिए ये स्कीम लाई गई है, तो बैंक अप्रूव करेगा कि भाई हम इतना पेमेंट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो सकती है, क्या डिजीज वगैरह तो नहीं है, और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, वो देखकर जो है बैंक आपको लोन देगा। जब सीनियर सिटीजन की डेथ हो जाएगी तब जो इनके लीगल हियर होंगे, जो बच्चे छोड़कर चले गए थे, वो आएंगे ना कि अरे इनके पास तो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने तो आएंगे ना वो बाद में। हाँ, तब क्या होगा, तो बैंक इनके लीगल हियर को बोलेगा कि भाई देखो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो है 1 करोड़, हमने लोन दिया था 60 लाख का, 60 लाख का। अब या तो आप इंटरेस्ट के साथ हमारा 60 लाख रुपए दे दो, या फिर हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को नीलाम कर देंगे और नीलाम करने के बाद, ऑक्शन करने के बाद अपना पैसा ले लेंगे, जो बचेगा वो आपको दे देंगे। अब लीगल हियर यहां पर चाहें तो पैसा देकर प्रॉपर्टी जो है बचा सकते हैं। पिक्चर के लिए आप देखिए ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश, इस मूवी में ऐसी नीलामी को दिखाया गया है। ये आपका हॉलीडे होमवर्क है।
ओम जय जगदीश मूवी दोबारा से देखें, और अच्छी मूवी है, गाने भगा कर देखें ताकि आपका समय बचे। चलिए, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये जो मैकेनिज्म है यहाँ पर दे रखा है कि ये लोन जो है 60% अमाउंट तक ही दिया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का, जो भी वैल्यू है उसकी मार्केट वैल्यू है, 20 साल से ज़्यादा के लिए नहीं दिया जाएगा, और बाद में वही प्रोसीजर है। तो यहाँ पर कैपिटल गेन की क्या एग्जम्पशन है, यहाँ देखिएगा, अबव प्रॉपर्टी व्हेन ट्रांसफर टू बैंक विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। प्रॉपर्टी आपने बैंक के नाम कर दी, एक अरेंजमेंट किया, आपने बैंक के नाम ही कर दिया, मॉर्गेज भी करी और बैंक को अधिकार दिया है कि डेफिनेटली आप इसकी नीलामी कर सकते हैं, वो भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा क्योंकि ये टेम्प्ररी है और बाद में लोन आपका रीपे हो जाएगा। फर्दर जो सीनियर सिटीजन को अमाउंट रिवर्स मॉर्गेज में रिसीव हुई है वो सेक्शन 10 क्लॉज 43 में एग्जेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि वो लोन की अमाउंट है, इनकम नहीं है। समझ रहे ना? कई लोग कहेंगे भाई देखो ये तो मरने वाले हैं, अपनी प्रॉपर्टी के बदले पैसा ले लिया है, ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉपर्टी, बट एक्चुअली में लोन एग्रीमेंट है तो इसीलिए ट्रांसफ़र नहीं है, और जो बैंक पैसा दे रहा है वो इनकम इनकी नहीं है, वो एक लोन है। अगर लोन नहीं रिपे किया गया तो बैंक जो है हाउस प्रॉपर्टी को बेचेगा और रिकवर करेगा अपना लोन और एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, और बाकी मनी जो है वो सीनियर सिटीजन जिंदा है, अगर भाई 20 साल क्रॉस हो गए, 20 साल के लिए मिलता है ये, और अगर उनकी डेथ हो गई तो लीगल हीयर को दे देगा, बैलेंस अमाउंट दे देगा। उस केस में कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा क्योंकि अब हाउस प्रॉपर्टी एक्चुअली में बिक गई है। सर किसके लिए कैलकुलेट होगा? कैपिटल गेन जो है डेफिनेटली सीनियर सिटीजन या लीगल हीयर के लिए कैलकुलेट होगा। यानी कि डेथ होने के बाद अगर तो ये आप पैसा देकर प्रॉपर्टी वापस ले लेते हैं, लोन लिया था, लोन चुका दिया और प्रॉपर्टी आपको मिल गई, बट यदि आप पैसे नहीं देते हैं तो फिर प्रॉपर्टी बिकेगी, और जब प्रॉपर्टी बिकेगी मेरे भाइयों, प्रॉपर्टी बिकेगी तो मान लेते हैं प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ की उस टाइम थी वो हो गई है 1.5 करोड़ की, बिक गई। 60 लाख लोन का था, 10 लाख रुपए इंटरेस्ट का मान लेते हैं, 70 लाख रुपए का बैंक ने माइनस करा और आपको जो है करीब करीब जो है 80 लाख रुपीस दे दिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉपर्टी जो है एक्चुअली में बिकी है। कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, 1.5 करोड़ की बिकी है, एक्चुअली में अब सेल हो गई ना, तो अब आपका कैपिटल गेन निकलेगा। डेफिनेटली आपकी कॉस्ट भी रही होगी। सर उसका क्या होगा? जो बैंक ने पैसे दिए वो तो लोन लिया था ना आपने। आज मैं अपनी प्रॉपर्टी पे लोन ले लूँ, वो तो लोन है, लोन मैंने चुका दिया, फिर मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, तो प्रॉपर्टी बेची तब तो कैपिटल गेन आएगा ना। उस पर लोन ले लिया और लोन को चुका दिया, दैट इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। आपने लोन लिया था, प्रॉपर्टी बिकी, आपने लोन चुकाया, फिर प्रॉपर्टी आप ही के नाम थी और बिक गई, तो कैपिटल गेन तो निकालना पड़ेगा ना। इसका क्वेश्चन कभी पेपर में आज तक नहीं आया है। इसका ये जो कैपिटल गेन निकलता है इसका क्वेश्चन कभी पेपर में आज तक नहीं आया। कैसे निकलेगा ये भी टीचर्स नहीं बताते क्योंकि दिया ही नहीं है, कोर्स में नहीं दिया हो, तो क्या करें। बस यही है, ट्रांजेक्शन्स नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, और आपका ये भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। 6 पेज हो गए, 16 पेज का चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। इसमें कुछ मैं ट्विस्ट बताऊंगा आपको, कुछ चीज़ें बताऊंगा और कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें बताऊंगा। अब जो है आपका जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपकी जो है स्टार्ट होने वाली है, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। मेहनत तो लगेगी भैया, कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपकी स्टार्ट होगी, क्योंकि बेसिक क्या था कैपिटल गेन चैप्टर का, कि यदि कोई कैपिटल एसेट है और वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो कैपिटल गेन निकलेगा। हमने देख लिया कैपिटल एसेट क्या है और क्या नहीं है, हमने देख लिया ट्रांसफ़र क्या है और ट्रांसफ़र क्या नहीं है। अब कैपिटल गेन निकालना है, तो कैपिटल गेन निकालने का हमने बेसिक प्रोसीजर भी देख लिया कैसे निकलता है, बट एक्चुअली में अब जो कैपिटल गेन निकालेंगे तो उसके बहुत सारे प्रोविजंस अब आएंगे, तो ये अगर आपको नहीं पता तो यहाँ तो आप पहुँच ही नहीं सकते। इसलिए आपको ये इस पर कमांड होनी चाहिए, कैपिटल एसेट क्या है, ट्रांसफ़र क्या है, क्या नहीं है। फिर जो है हम भाइयों कैपिटल गेन निकालने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे। क्या करें? मुश्किल है तो मुश्किल है तो भाई मुश्किल, आसान लोगों के लिए तो सी है भी नहीं। जो मुश्किल चीज़ों को समझ के कर लें पार, उन्हीं के लिए सीए कोर्स है। हाँ, तो ये मत कहना कि मुश्किल है, तो मुश्किल है तभी तो सीए है ना, तभी तो कोर्स की वैल्यू है ना।
हाँ ये देखो, आप उसे कर सकते हो नहीं कर सकते, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ देखो भैया। कर वैसे हर कोई सकता है, बस उसे बताने वाला चाहिए कि भाई आप में वो क्षमता है करने की, आप में वो क्षमता है करने की। एक 50% जिसके आए हैं 12th में 10th में, उसने भी सीए करी हुई है। ऐसे एग्जाम्पल्स है, तो कर तो हर कोई सकता है। बस सवाल यह है कि वो मेहनत करने की जो इच्छा है वो आपके अंदर कब जगती है। जैसे ही जग गई, मेहनत में लग गए, समय लग सकता है पर पास हमेशा हो जाओगे। समय लग सकता है, पास हमेशा हो जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक चीज़ को समझ समझ के करते रहना पड़ेगा। तो देखते हैं भैया आपका कितना परिश्रम है और आप इससे कितना सीरियसली लेके करते हैं। मेरा काम था बेसिक कराना, प्रोविजंस कराना, वो मैं करा रहा हूँ। और डेफिनेटली जब आपकी बुक आएगी तो मैं उसके क्वेश्चंस भी सारे करा दूंगा। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। ज़्यादा होगा, टाइम बचेगा, आरटीपी करा दूंगा। आरटीपी या जो भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन हुए वो करा दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं सर। जब पूरी की पूरी बुक हो गई, सारे प्रोविजन हो गए, स्टडी मटेरियल पूरा हो गया और आरटीपी भी हो गई या पास्ट ईयर हो गए, दोनों में से एक चीज़ जो भी मैं लूँगा, तो उसके बाद और क्या चाहिए। आपकी आपकी मेहनत है, आप एक्स्ट्रा चीज़ें देखें। ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं पहले सर्च करूं एग्जाम का क्वेश्चन क्या आने वाला है वो मैं आपको करा दूं, तो कहूँ भैया बस ये कर लो हो गया, या फिर जो मैंने करा है वही एग्जाम में डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। जी नहीं, जो हमने प्रोविजन डिस्कस करें एग्जाम में इन्हीं प्रोविजन से आएगा, पर जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जरूरी नहीं वो क्वेश्चन है, उसको अलग तरीके से फ्रेम कर कर आएगा। प्रोविजंस यही होंगे। समझ आए हुए हैं तो इंप्लीमेंट कर पाओगे, समझ नहीं आए, क्वेश्चंस के रट्टा मारे हैं या क्वेश्चंस देख लिए इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो फिर एग्जाम का क्वेश्चन शायद नहीं कर पाओगे। इसलिए इट इज़ मस्ट दैट यू ट्राई पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस फॉर लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स एटलीस्ट। मस्ट है सर, मस्ट है, करना ही पड़ेगा आपको। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड बाय बाय।